CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 76, अध्याय 6, एक टोकरी भर मिट्टी। यहाँ इस पृष्ठ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। इस पृष्ठ पर ऊपर दाईं ओर एक चित्र है, जिसमें श्रीमान का महल और इस बूढ़ी महिला का झोपड़ी का चित्र है। इस पृष्ठ के बाईं ओर जमींदार का चित्र है, जो अहंकार की मुद्रा में खड़ा है। दूसरी ओर उस बुढ़िया का चित्र है, जिसके एक हाथ में टोकरी है। पृष्ठ संख्या 77। वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं।
उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। लेखक से परिचय। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। यहाँ लेखक माधवराव सप्रे का चित्र अंकित है और साथ ही उनका जन्म वर्ष 1871 एवं मृत्यु वर्ष 1926 अंकित है। पृष्ठ संख्या 78। पाठ से। आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। यहाँ दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी। झोपड़ी रास्ते में बाधा थी। वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। 2. वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, विनती और नम्रता से, चुपचाप उठाकर ले गई। 3. वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? दया, लगाव, गुस्सा, डर। 4. कहानी का अंत कैसा है? दुखद, सुखद, प्रेरणादायक, सकारात्मक। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें जमींदार के महल और साथ ही बुढ़िया के झोंपड़ी का चित्र है। झोंपड़ी के एक ओर बुढ़िया उदास भाव में हाथ में टोकरी लिए खड़ी है। ख। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पृष्ठ संख्या 79। इस पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है जिसमें नेपथ्य में जमींदार के महल का चित्र है और आगे की ओर एक छोटा सा झोंपड़ा है। मिलकर करें मिलान। क। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य यहां दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए। यहाँ एक तालिका है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पाठ से संबंधित कुछ वाक्य हैं और दूसरे स्तंभ में उन वाक्यों से संबंधित कुछ निष्कर्ष हैं। वाक्यों को उनसे संबंधित निष्कर्षों से मिलान कीजिए। वाक्य है 1. अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। निष्कर्ष: वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। वृद्धावस्था में पोती का सहारा वृद्धा थी। 2. वाक्य: बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। निष्कर्ष है:
जमींदार ने वकीलों से सलाह लेकर झोंपड़ी पर न्यायपूर्वक कब्जा किया। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांव पेंच से झोंपड़ी पर कब्जा किया। 3 वाक्य है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। निष्कर्ष है, वृद्धा ने जमींदार को कमजोर साबित करने के लिए टोकरी उठाने को कहा। वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। 4 वाक्य है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। निष्कर्ष है, धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। संपत्ति के घमंड को भूलकर जमींदार अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। 5 वाक्य है, कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। निष्कर्ष है, वृद्धा ने अपने व्यवहार पर पछताकर जमींदार से क्षमा मांगी। अपने द्वारा किए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। 6 वाक्य है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। निष्कर्ष है, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। वृद्धा ने जमींदार की उम्र और शक्ति पर व्यंग्य करते हुए यह बात कही। 7 वाक्य है, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। निष्कर्ष है, वृद्धा ने चतुराई से जमींदार को शर्मिंदा करने की योजना बनाई। वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। 8 वाक्य है, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। निष्कर्ष है, झोंपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। झोंपड़ी में जाकर वृद्धा डर गई कि जमींदार उसे फिर से बाहर निकाल देगा और रोने लगी। पृष्ठ संख्या 80। ख, अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन से निष्कर्षों का चुनाव किया है और क्यों। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। ख, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें दादी और उसकी पोती गले लगे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। क, आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों। ख, वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था। ग, जमींदार ने झोंपड़ी पर कब्जा कैसे किया। घ, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा। यहां जमींदार द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है। अण, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहां जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। च,
उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? अनुमान और कल्पना से। क, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती? ख, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? ग, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? घ, झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। यहां केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और बात भी छिपी है? संकेत: मिट्टी किस बात का प्रतीक हो सकती है? मिट्टी के बहाने वृद्धा क्या कहना चाहती है? यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक टोकरी जमीन पर रखी है और पास ही एक चूहा बैठा है। पृष्ठ संख्या 81। अणा। यह कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। इस कहानी के आधार पर बताइए कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। बदली कहानी। कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती। यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता, यदि जमींदार एक स्त्री होती, यदि पोती जमींदार से अपनी झोंपड़ी वापस मांगती। अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए। इस बदली हुई कहानी को मिलकर लिखिए। यहां दाईं ओर एक चित्र है जिसमें दादी और पोती प्रसन्न मुद्रा में चल रहे हैं। की और की का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। वाक्य है, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यहां की एक संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। संयोजक का अर्थ होता है मिलाने वाला। संयोजक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह हमें बताता है क्या कहा गया, क्या सोचा गया, क्या देखा गया आदि। दूसरा वाक्य है, जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी थी। यहां की एक संबंध सूचक कारक शब्द है। इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। अन्य संबंध कारक शब्द हैं का और के। अब यहां दिए गए वाक्यों में इन दोनों शब्दों का उपयुक्त प्रयोग कीजिए। 1. वृद्धा ने कहा, रिक्त स्थान, वह झोंपड़ी को लेने नहीं आई है। 2. वह अपनी पोती, रिक्त स्थान, चिंता में दुखी हो गई थी। 3. वृद्धा ने प्रार्थना, रिक्त स्थान, टोकरी को जरा हाथ लगाइए। 4. पोती हमेशा कहती थी, रिक्त स्थान, वह अपने घर में ही खाना खाएगी। 5. झोंपड़ी, रिक्त स्थान, मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। 6. उसे विश्वास था, रिक्त स्थान, मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। पृष्ठ संख्या 82। 7. वृद्धा, रिक्त स्थान, आंखों से आंसुओं, रिक्त स्थान, धारा बहने लगी। 8. उसने यह सोचा, रिक्त स्थान, झोंपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। 9. वृद्धा के मन, रिक्त स्थान, पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। 10. जमींदार इतने लज्जित हुए, रिक्त स्थान, टोकरी उठाने की बात मान ली। 11. उस झोंपड़ी, रिक्त स्थान, हर दीवार वृद्धा, रिक्त स्थान, यादों से भरी थी। मुहावरे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। क, इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके
उन्हें रेखांकित कीजिए। ख, बाल शब्द से जुड़े यहाँ दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बाल बांका ना होना, कुछ भी कष्ट या हानि ना पहुंचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। बाल बराबर, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन या पतला। बाल बराबर फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, सूक्ष्मतम अंतर होना। बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बुढ़िया जमीन पर बैठी हुई है और वह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। काल, यहाँ दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस वाक्य में पकाऊंगी शब्द रेखांकित है। इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। यहां शब्द पकाई रेखांकित है। इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूं। यहां पका रही हूं रेखांकित है। यहां रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। 1. भूतकाल, यह बताता है कि कार्य पहले ही हो चुका है। 2. वर्तमान काल, यह बताता है कि कार्य अभी हो रहा है या सामान्य रूप से होता रहता है। 3. भविष्यकाल, यह बताता है कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होगा। पृष्ठ संख्या 83। यहां दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। क, वह गिड़गिड़ाकर बोली। ख, श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ग, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। घ, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। अण, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। यहां दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बुढ़िया अपनी पोती के साथ खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी में प्रवेश कर रही है। वचन की पहचान, उनके मन में कुछ दया आ गई। यहां गई शब्द रेखांकित है। उनकी आंखें खुल गईं। यहां गई शब्द रेखांकित है। यहां दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों? आपस में चर्चा करके पता लगाइए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक अनुस्वार भर के अंतर से उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। यहां दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। साथ ही संकेत में कोष्ठक के अंतर्गत आपको शब्द दिए गए हैं। क, वृद्धा झोंपड़ी के भीतर रिक्त स्थान, संकेत शब्द हैं गई, गईं। ख, वृद्धा गिड़गिड़ाकर रिक्त स्थान, संकेत शब्द हैं बोली, बोलीं। ग, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया रिक्त स्थान, संकेत शब्द हैं हैं। घ, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी रिक्त स्थान, संकेत शब्द हैं थीं। अण, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले रिक्त स्थान, संकेत शब्द हैं आईं। च, झोंपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला रिक्त स्थान, संकेत शब्द हैं गई, गईं।
6. पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए। रिक्त स्थान। संकेत शब्द हैं है, हैं। यहाँ इस पृष्ठ के मध्य में एक चित्र है जिसमें एक बालिका एक बकरी को घास खिलाते हुए खेल रही है। यहाँ इस पृष्ठ के अंतिम भाग में एक लड़की का चित्र है। पृष्ठ संख्या 84। कहानी की रचना। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो। इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की कही हुई बात को अधूरा छोड़ दिया है। बात को अधूरा छोड़ने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोगों से कहानी का प्रभाव और बढ़ जाता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। क। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं सुनाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। ख। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को यहां दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी से चुनकर लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है कहानी की विशेषताएं और दूसरे स्तंभ का शीर्षक है कहानी से उदाहरण। पहला स्तंभ कहानी की विशेषताएं। 1. प्रश्नोत्तरी शैली। कहानी में ऐसे प्रश्न हैं जो पाठक को सोचने पर विवश कर देते हैं। अब आप स्तंभ 2 में इस विषय से संबंधित कहानी से उदाहरण ढूंढकर लिखिए। 2. वर्णनात्मकता। लेखक ने जगहों और भावनाओं का ऐसा चित्र खींचा है कि पाठक दृश्यों की कल्पना कर सकता है। अब आप दूसरे स्तंभ में इससे संबंधित उदाहरण लिखिए। 3. भावात्मकता। कहानी में करुणा, पछतावा और प्रेम जैसे गहरे भाव दिखते हैं। अब आप इससे संबंधित कहानी से उदाहरण लिखिए। 4. संवादात्मकता। पात्रों के संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। अब आप इस विषय से संबंधित कहानी से उदाहरण लिखिए। 5. नाटकीयता। कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे नाटक जैसे लगते हैं। अब आप इससे संबंधित उदाहरण कहानी से ढूंढकर लिखिए। 6. चरित्र चित्रण। पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। अब आप इससे संबंधित उदाहरण कहानी से ढूंढकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 85। यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है जिसमें जमींदार का महल है और उसके ठीक आगे बुढ़िया का झोंपड़ा है। शब्दकोश का उपयोग। आप जानते ही हैं कि हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त है, उन पर घेरा बनाइए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ वाक्य लिखे हैं, वहीं दूसरे स्तंभ में उस वाक्य से संबंधित किसी विशेष शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं। स्तंभ 1 वाक्य। 1. श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। इस वाक्य में श्रीमान रेखांकित किया गया है। इससे संबंधित विभिन्न अर्थ दूसरी ओर दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: धनी, शोभायुक्त, शोभावान, संपत्तिशाली, संपन्न। पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाया जाने वाला शब्द। 2. पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। इस वाक्य में शब्द कन्या रेखांकित किया गया है, जिससे संबंधित विभिन्न शब्द इस प्रकार हैं: अविवाहित लड़की, एक राशि का नाम, लड़की, बड़ी इलायची। 3. जमींदार साहब को अपने महल का अहाता
उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। इस वाक्य में शब्द महल रेखांकित किया गया है। इस शब्द से संबंधित विभिन्न अर्थ वाले शब्द इस प्रकार हैं: राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, प्रासाद, अंतःपुर, पत्नी, उतरने की जगह। 4. वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। इस वाक्य में शब्द जमाने को रेखांकित किया गया है और इस शब्द से संबंधित विभिन्न शब्द इस प्रकार हैं: काल, बहुत अधिक समय, सौभाग्य का समय, संसार, जगत, राज्यकाल, अवधि, युग, कार्यकाल, विलंब, देर, अतिकाल। 5. यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। इस वाक्य में शब्द आधार को रेखांकित किया गया है। इस शब्द से संबंधित विभिन्न शब्द इस प्रकार हैं: सहारा, आलंबन, पात्र नाटक, नींव, बांध, नहर, संबंध, बर्तन, परिस्थितियां, अधिष्ठान, आश्रय देने वाला, पालन करने वाला। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बुढ़िया जमीन पर बैठी हुई है और जमींदार आधे झुके हुए हैं, जो मिट्टी से भरा हुआ टोकरा उठाने में बुढ़िया की सहायता कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 86। यहां इस पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है जिसमें जमींदार का महल है और उसके समक्ष बुढ़िया का झोंपड़ा है। भावों की पहचान। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कहानी की इस पंक्ति से कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? सही पहचाना, इस पंक्ति से पश्चाताप और क्षमा के भाव प्रकट हो रहे हैं। अब यहां दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान कीजिए। यहां इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें 2 स्तंभ हैं। पहली तालिका में पाठ से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, वहीं स्तंभ 2 में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। आपको सही भाववाचक संज्ञा के साथ मिलान करना है। स्तंभ 1। पंक्तियां। 1. वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। 2. वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। 3. उनके मन में कुछ दया आ गई। 4. इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। 5. महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। 6. अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। 7. जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। 8. उस झोंपड़ी में उसका मन ऐसा कुछ लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। 9. जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। 10. बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। स्तंभ 2 भाववाचक संज्ञा। 1. ममता स्नेह। 2. दुख पीड़ा। 3. विनम्रता विनय। 4. अहंकार घमंड। 5. बोध आत्मज्ञान। 6. आस्था विश्वास। 7. जुड़ाव मोह। 8. करुणा दया। 9. क्रूरता अन्याय। 10. लज्जा पछतावा। वाक्य विस्तार। वृद्धा पहुंची। यह केवल 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची।
अब बात कुछ अच्छी तरह समझ में आ रही है, किंतु इसी वाक्य को हम और विस्तार भी दे सकते हैं, जैसे थकी हुई आंखों और कांपते हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें जमींदार के महल के साथ बुढ़िया का झोंपड़ा है और बुढ़िया दुखी मन से हाथ में टोकरी लिए खड़ी है। पृष्ठ संख्या 87। अब यह वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त करता है। अब इसी प्रकार यहां दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15 से 20 शब्द हो सकते हैं। 1. एक झोंपड़ी थी। 2. श्रीमान टहल रहे थे। 3. वह खाने लगेगी। 4. वृद्धा भीतर गई। 5. आगे बढ़े। यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बुढ़िया जमीन पर बैठी हुई है और वह टोकरी में मिट्टी भर रही है। संवाद फोन पर। क. कल्पना कीजिए कि यह कहानी आज के समय की है। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फोन किया है। अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत लिखिए। ख. कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोंपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहे हैं। मित्र उसे समझा रहा है कि वह झोंपड़ी ना हड़पे। उनकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भाव मुद्रा इमोजी के साथ लिखिए। उदाहरण: मित्र, इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है? साथ ही आश्चर्यचकित होने का इमोजी दिया गया है। जमींदार गुस्से के इमोजी के साथ, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना है। इसी के साथ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बुढ़िया की पोती कुछ सोचने की मुद्रा में खड़ी है। पोती की भावनाएं। मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। क. कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है। भले ही उसका उल्लेख केवल 1-2 पंक्तियों में ही हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप ही वह पोती हैं। आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपने घर को बचाने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। ख. मान लीजिए कि वृद्धा की पोती दैनंदिनी डायरी लिखा करती थी। कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। स्वयं को पोती के स्थान पर रखते हुए वह दैनंदिनी लिखिए। उदाहरण के लिए, मेरी दैनंदिनी 2 मई। आज दादी घर पर आईं तो बहुत परेशान थीं। मैंने बहुत पूछा, उन्होंने बताया। यहां इस पृष्ठ के अंत में एक चित्र है जिसमें दादी की पोती अपने झोंपड़े के सामने खेल रही है। साथ ही कुछ तितलियां उड़ रही हैं और वह उनको देखकर प्रसन्न है। पृष्ठ संख्या 88। पाठ से आगे। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें जमींदार का महल और उसके आगे बुढ़िया का झोंपड़ा है। आपकी बात। क. कहानी में वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव बताइए। ख. क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो? अपना अनुभव साझा कीजिए। ग. कहानी में जमींदार अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को उनके किए पर पछताते हुए देखा है? उस घटना के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि उस पश्चाताप का क्या परिणाम निकला। घ. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछताए हों? फिर आपने क्या किया? उस अनुभव से आपने क्या सीखा? न्याय और समता।
कहानी में आपने पढ़ा कि एक जमींदार ने लालच के कारण एक स्त्री का घर छीन लिया। क, क्या आपने किसी के साथ ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है? उसके बारे में बताइए। ख, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोग क्या क्या कर सकते हैं? ग, सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। घर घर की कहानी। क्या आपको अपने घर की कहानी पता है? उसे कब बनाया गया? कैसे बनाया गया? उसे बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए? चलिए अपने घर की कहानी की खोजबीन करते हैं। पृष्ठ संख्या 89। अपने घर के बड़े बूढ़ों से उनके बचपन के घरों के बारे में साक्षात्कार कीजिए। आज आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें वे कब से रह रहे हैं? इसमें आने के पीछे क्या कहानी है? इसके बारे में बातचीत कीजिए। कक्षा में अपनी अपनी कहानियां साझा कीजिए। न्याय और करुणा से जुड़ी सहायता। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। कहानी के इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए नागरिक शिकायत प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बारे में अपने घर और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। उदाहरण, सार्वजनिक शिकायत सुविधा। भारत सरकार की इस वेबसाइट पर सभी भारतीय, केंद्र या राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर भारत की 22 भाषाओं में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। https://pgportal.gov.in। जन सुनवाई। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जन सुनवाई जैसी सुविधाओं को प्रारंभ किया हुआ है। इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकता है। https://jansunwai.up.nic.in। सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं। भारत सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बारे में जानने के लिए यहां दी गई वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। hshram.gov.in/hi/social-security-welfare-schemes। आज की पहेली। यहां दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाइए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण इस प्रकार है। 1 ट क र ई। आपकी सुविधा के लिए इसे हल करके लिखा गया है टोकरी। अब इसी प्रकार बाकी के अक्षरों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। 2 य आ द। 3 ई ल व क। 4 झ ओ ई प ड़ अंग। 5 ज द आ म ई र अंग। 6 त आ इ औ क ल। रिपीट। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक बालिका बहुत से रंग बिरंगे गुब्बारे लिए दौड़ रही है और वह बहुत खुश है। गुब्बारों पर कुछ अक्षर लिखे हैं। ये अक्षर हैं ग, उ, ब, ब, र, ए, आ। पृष्ठ संख्या 90। खोजबीन के लिए। हमारे देश में हजारों सालों से
कहानियां सुनी सुनाई जाती रही हैं। सैकड़ों साल पहले लिखी गई कहानियों की पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। ऐसी ही एक अद्भुत पुस्तक हितोपदेश है, जो आज भी विश्व में मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय से हितोपदेश की कहानियों की पुस्तक खोजकर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। यहाँ इस पृष्ठ पर बुढ़िया की पोती का चित्र है। साथ ही पीछे एक मेमना है और यह पोती उसे घास खिलाते हुए खेल रही है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। वाचन स्वर चांद मोहम्मद, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, संपादन अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।